नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी की महा बैठक हो रही है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव पर मंथन हो रहा है। 5 राज्यों का चुनावी दंगल है। बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। लगभग बताया जा रहा है कि 3:30 बजे के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी। दिल्ली में बैठक जारी है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कि जब ये बैठक खत्म होगी तब पीएम का एक संबोधन है और संबोधन के साथ ही ये बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इस बैठक की शुरुआत हुई थी तो जेपी नड्डा ने संबोधित किया था। की शुरुआत हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह बैठक कई मायने में खास है क्योंकि इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और लगातार अभी भी जारी है। अलग अलग मुद्दे जैसे कि कोविड, इसके अलावा जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में उनको लेकर बातचीत होगी क्योंकि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो जेपी नड्डा मौजूद है इस बैठक में, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। लगभग 125 सदस्य इस हॉल में मौजूद हैं जो इस बैठक का हिस्सा बने हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक और इसी के साथ रणनीति तैयार की जा रही है चुनाव को लेकर भी और आगे जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी बातचीत किया जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये कार्यकारिणी की बैठक इतनी अहम क्यों है। तो यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। लगातार आपको बता दें कि जारी है ये मंथन। मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों पर फोकस है इस बैठक में। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा है इस बैठक में। इतना ही नहीं, पीएम, अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं। कार्यकारिणी के 125 सदस्य इस बैठक में हिस्सा बने हैं। पिछले 2 सालों तक ये बैठक नहीं हुई थी कोविड की वजह से और यही वजह है कि अब पिछले 2 साल बाद, लगभग 1.5 से 2 साल बाद वापस से इस बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें 124 सदस्य शामिल हैं। तेल की कीमतों को कम करने के राजनीति असर के बारे में चर्चा, मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों पर खास फोकस है इस बैठक में। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कई सारे ऐसे भी प्रदेशाध्यक्ष और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस बैठक में। तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो 5 राज्यों के चुनावों को लेकर है जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में अगले साल चुनाव हैं और अगले साल चुनाव है, यही वजह है कि उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरा फोकस है इस बैठक में। उपचुनाव के नतीजों पर मंथन हो रहा है क्योंकि उपचुनाव में अच्छा जो तो आपको बता दें कि उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था
और अच्छे नए परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से ही मंथन किया जा रहा है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। तो बीएसपी नेताओं के सपा में शामिल होने पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने लिखा है, बीएसपी से निकाले गए लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। इनके पार्टी में जाने से सपा का कुनबा जनाधार नहीं बढ़ेगा। दल बदलू लोगों को पार्टी में लेने से इनके नेता बहुत गुस्से में हैं। कई सपा नेता बीएसपी के संपर्क में हैं। तो बसपा की तरफ से यह बयान सामने आया है और मायावती ने ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि जो सपा में जा रही हैं वो अंदर अंदर सपा को नुकसान देंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा और जनाधार आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। तो वहीं मायावती ने दूसरा ट्वीट भी किया है। उसमें लिखा है कि जबकि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। और अंबेडकर नगर में जिस तरीके से अखिलेश यादव मौजूद हैं उसको लेकर खासतौर पर ट्वीट किया गया है। लेकिन बीएसपी के लोग ऐसे में दूसरी पार्टियों के विधायकों और अन्य लोगों के टिकट कटने पर उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिलाने में जरूर परहेज करें तथा उनके स्थान पर अपनी पार्टी के लोगों को ही टिकट देने पर ज्यादा से ज्यादा सही और उचित होगा। तो मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको दिखा रहे थे। तो एक के बाद एक 3 ट्वीट मायावती ने किया है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जनादेश रैली में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी अब बचने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का सफाया होगा, ये जन सैलाब इतिहास लिखेगा। इस बार 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जहां तक देखा जा रहा है नौजवान ही दिख रहे हैं। रैली का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है। इस चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और ये धरती बाबा अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। जाति धर्म में अलग अलग नजर से देख रहे हैं। समाजवादी ने जनता को जोड़ा है। जब से ये सरकार आई है अन्याय बढ़ाया। किसानों को बीजेपी सरकार धोखा दे रही है। जब से हारे हैं, उन्होंने लिखा कि जब से हारे हैं कीमतें नीचे आ गई हैं। ये संविधान बचाने का चुनाव है। तो अखिलेश यादव ने रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी
उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना है इनसे। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अम्बेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलोगे क्या नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए। लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ हमें? लाल लाल की शुरुआत हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह बैठक कई मायने में खास है, क्योंकि इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और लगातार अभी भी जारी है। अलग अलग मुद्दे जैसे कि कोविड, इसके अलावा जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनको लेकर बातचीत होगी, क्योंकि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो जेपी नड्डा मौजूद है इस बैठक में, अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। लगभग 125 सदस्य इस हॉल में मौजूद हैं जो इस बैठक का हिस्सा बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो कन्वेंशन सेंटर में कार्यकारिणी की बैठक, और इसी के साथ रणनीति तैयार की जा रही है चुनाव को लेकर भी, और आगे जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी बातचीत किया जा रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये कार्यकारिणी की बैठक इतनी अहम क्यों है। तो यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। लगातार आपको बता दें कि जारी है ये मंथन। मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों पर फोकस है इस बैठक में। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा है इस बैठक में। इतना ही नहीं, पीएम, अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री भाग ले रही हैं। कार्यकारिणी के 125 सदस्य इस बैठक में हिस्सा बने हैं। पिछले 2 सालों तक ये बैठक नहीं हुई थी कोविड की वजह से, और यही वजह है कि अब पिछले 2 साल बाद, लगभग 1.5 से 2 साल बाद वापस से इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 124 सदस्य शामिल हैं। तेल की कीमतों को कम करने के राजनीति असर के बारे में चर्चा, मोदी सरकार के 7 साल की उपलब्धियों पर खास फोकस है इस बैठक में। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कई सारे ऐसे भी प्रदेशाध्यक्ष और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस बैठक में। तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो 5 राज्यों के चुनावों को लेकर है, जिसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में अगले साल चुनाव हैं, और अगले साल चुनाव है, यही वजह है कि उसको ध्यान में रखते हुए ही पूरा फोकस है इस बैठक में। उपचुनाव के नतीजों पर मंथन हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव में अच्छा जो तो आपको बता दें कि उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था,
और अच्छे नए परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से ही मंथन किया जा रहा है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। तो बीएसपी नेताओं के सपा में शामिल होने पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने लिखा है, बीएसपी से निकाले गए लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। इनके पार्टी में जाने से सपा का कुनबा जनाधार नहीं बढ़ेगा। दल बदलू लोगों को पार्टी में लेने से इनके नेता बहुत गुस्से में हैं। कई सपा नेता बीएसपी के संपर्क में हैं। तो बसपा की तरफ से यह बयान सामने आया है और मायावती ने ट्वीट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि जो सपा में जा रही हैं वो अंदर अंदर सपा को नुकसान देंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि बीएसपी और अन्य विरोधी पार्टियों के भी निष्कासित किए गए लोगों को सपा में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा और जनाधार आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। तो वहीं मायावती ने दूसरा ट्वीट भी किया है। उसमें लिखा है कि जबकि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। तो ये ट्वीट किया है मायावती ने। और अंबेडकर नगर में जिस तरीके से अखिलेश यादव मौजूद हैं उसको लेकर खासतौर पर ट्वीट किया गया है। लेकिन बीएसपी के लोग ऐसे में दूसरी पार्टियों के विधायकों और अन्य लोगों के टिकट कटने पर उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिलाने में जरूर परहेज करें तथा उनके स्थान पर अपनी पार्टी के लोगों को ही टिकट देने पर ज्यादा से ज्यादा सही और उचित होगा। तो मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको दिखा रहे थे। तो एक के बाद एक 3 ट्वीट मायावती ने किया है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जनादेश रैली में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी अब बचने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का सफाया होगा, ये जन सैलाब इतिहास लिखेगा। इस बार 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जहां तक देखा जा रहा है नौजवान ही दिख रहे हैं। रैली का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है। इस चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा और ये धरती बाबा अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। जाति धर्म में अलग अलग नजर से देख रहे हैं। समाजवादी ने जनता को जोड़ा है। जब से ये सरकार आई है अन्याय बढ़ाया। किसानों को बीजेपी सरकार धोखा दे रही है। जब से हारे हैं, उन्होंने लिखा कि जब से हारे हैं कीमतें नीचे आ गई हैं। ये संविधान बचाने का चुनाव है। तो अखिलेश यादव ने रैली के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। हालांकि यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन पूर्वांचल के सबसे बड़े विकास का रास्ता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो गाजीपुर, आपका आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रमेठी, बाराबंकी, लखनऊ को जोड़ता है। यह सबसे बड़ी सड़क समाजवादियों ने दी, वो बन करके तैयार है, बन करके तैयार है। सुना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये सड़क, ये प्रगति की, विकास की, खुशहाली की सड़क है, जो समाजवादियों ने सपना देखा था। समाजवादी सरकार होती तो कम समय में पूरा हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी
उतनी अच्छी सड़क नहीं बनाई जितनी आगरा से लखनऊ सड़क अच्छी बनी है। मजदूर पैदल चलते चलते घर पहुंच गए, जान चली गई, किसी की मदद नहीं की। इसलिए उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना इनसे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर दोबारा लाने का काम हम लोगों को करना है। बताओ अम्बेडकर के नगर के लोगों, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले चलोगे क्या नहीं ले चलोगे? तो अगर ये आक्रोश है ऐसे आपके अंदर, अगर ये आक्रोश है आपके अंदर, तो बदलाव भी आएगा। और मुझे यकीन है आप पर, ये झूठ के फूल अब बचने वाले नहीं हैं। झूठ के फूल का सफाया होने वाला है उत्तर प्रदेश से। जनता चाहती है बदलाव, जनता बदलाव चाहती है। और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए। लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। जो लोग हमारी लाल टोपी को देख के लाल होते हैं, लाल टोपी को देख करके लाल होते हैं, अब सिलेंडर को देख करके क्या करेंगे ये बताओ हमें? लाल लाल सिलेंडर है, इसका भी नाम बदलेंगे क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिला कारागार में हंगामे पर एसपी का बयान आया है। जेल में पथराव के दौरान 30 सिपाही घायल हुए। एसपी ने कहा है जिला कारागार में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लाठीचार्ज फायरिंग की बात को एसपी ने नकारा है। एसपी ने डिप्टी जेलर पर हमले की पुष्टि की है। फतेहगढ़ जिले में कैदियों ने हमला किया और हंगामा भी किया है। फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदियों ने जमकर बवाल काटा। अब इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कैदी ने जेल अधीक्षक पर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि जेल अधीक्षक ने कैदी पर गोली चलाई। गोली लगने से कैदी घायल हो गया। घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर हुए बवाल में 3 कैदी घायल हुए हैं। फिलहाल जिला जेल के हालात नियंत्रण में हैं। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर हैं। जेल की कई बैरकों में बवाल देखा गया है। ये पूरा मामला फतेहगढ़ के जिला जेल का है। कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर एक 376 पॉक्सो के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको, जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलेस उनका, जो कि डिप्टी जेलर हैं, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्हें पत्थरबाजी करना। कल भाई एक लड़का हमारी मार डालो तो किन्ने मार डालो मुझे। हाँ वो लोहिया जाए कटोरी को। अच्छा, गोली तुम्हारे कैसे लगी? जेलन हमारी, हम गेट बंद कर रहे थे, सोए। बैरक को गेट। हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। है शिवम। रहने वाले कहाँ गए? जयनापुर का। थाना कौन सा पड़ता है? राजयपुर। तो कितने दिन से जेल में हो? 5 साल से। अच्छा, तो आज भाई शुरुआत क्या भाई? मालूम ना हमें यार, हमें यार बता गोली मारते भाई दे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सवाल ये है कि जिला जेल में हंगामे का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो न्यूज़ 1 इंडिया के कुछ सवाल हैं और आपको हमें दिखा रहे हैं। और दूसरा सवाल, सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तीसरा सवाल, जेल में फायरिंग के आरोप का आखिर सच क्या है। तो इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आनंद कुमार डीजी जेल के हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। आनंद कुमार जी, कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये जो पूरी घटना हुई है,
इसका जिम्मेदार कौन है और अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है? क्योंकि एसपी का बयान कुछ देर पहले आया तो उसमें कहा गया कि कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। देखिए, जेल में पथराव होने की बात सही है और कुछ लोगों को चोट आई है, ये भी सही है। हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारी भी को भी मैनहैंडल किया गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई सुबह। घटना की पृष्ठभूमि यह है कि एक बंदी जिसका 4 दिन पहले डेंगू डिटेक्ट हुआ था, उसका इलाज किया गया। इलाज के दौरान सैफई एम्स में कल उसकी 8 बजे रात को मृत्यु हो गई। आनंद जी, ये एक बयान ये भी आया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, जेल की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। जो गुमटी थी उसको तोड़फोड़ की गई है, सीसीटीवी कैमरे को कुछ तोड़ा गया है और बाकी जो सरकारी संपत्ति थी उसको भी आगजनी, जैसे चद्दर और कंबल आदि थे जो सरकारी रूप से दिए जाते हैं, बंदी को मग दिए जाते हैं, उसको जलाने का प्रयास किया है। एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर जेल में पत्थर कहां से आए? जो पत्थरबाजी की गई, अब अलग अलग बैरक्स में आग लगा रहे हैं, सामान कहां से मिल रहा है इनको? देखिए, जेल में हाथे होते हैं और जेल में जो गुमटी इन्होंने तोड़ी, गुमटी तोड़ करके उसमें कुछ पत्थर थे जो जेल में ईंट पत्थर दाएं बाएं बिखरे होते हैं, जो वहां जिससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है या अन्य चीजें होती हैं, उसी से पथराव हुआ है। कोई नई बाहर से कोई पत्थर नहीं आया है। और जो भी चीज मिली, भारी चीज मिली है, वो केवल पत्थर ही नहीं था, जो भी भारी चीज मिली उसको फेंका गया है। आनंद कुमार जी, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है और तमाम बवाल हुआ है जेल में ही, सिक्योरिटी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिक्योरिटी कैसी थी कि नहीं भनक लगी, नहीं पता चला, आग लगा दिया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसी सिक्योरिटीज बाहर थे? ऐसी स्थिति नहीं है, ये आकस्मिक रूप से ये घटना घटित हुई है, क्योंकि जेल का एक बंदी जिसकी डेथ हुई उसकी सूचना सुबह ही बंदियों को मिली, लेकिन बंदियों में इस बात को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया। अब पूरी घटना की जांच की जाएगी और हमारे डीआईजी रेंज को भेजा गया है, वो पहुंच चुके हैं, जांच शुरू हो गई है उनकी, और साथ ही साथ एक जुडिशियल इंक्वायरी भी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय किसी निर्णायक स्थिति पर आना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ लेकिन कैदी ऐसा कह रहे हैं कि पहले जेल अधीक्षक की तरफ से ही फायरिंग की गई है और फिर उनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, फायरिंग की बात बिल्कुल निराधार है। टीयर गैस शेल फायर किए गए थे वहां की व्यवस्था बनाने में जब पथराव हुआ। किसी वेपन से फायरिंग की बात अभी तक सामने नहीं आई है और इसलिए मैं इसको निराधार बोल रहा हूं, लेकिन जांच हो जाने दीजिए। जांच के आधार पर अगर कोई बात होती है, क्योंकि जो जेल का स्टाफ अंदर जाता है वो निहत्थे जाता है, ठीक है, और जेल में अगर कोई वेपन इशू नहीं हुआ है तो यह संभव नहीं है कि जेल में कोई फायरिंग हुई हो जेल के कर्मियों द्वारा। जी, अब इस पूरे मामले पर शासन ने कहा है कि रिपोर्ट सौंपनी है। आपको कितना समय दिया गया है रिपोर्ट सौंपने के लिए? और रिपोर्ट हमारे डीआईजी वहां पहुंच गए हैं और शाम तक 2-3 घंटे के अंतराल में उनकी रिपोर्ट व्यवस्थित आके हमारे पास आ जाएगी। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया था जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जेल के पास पहुंच जाएं और मौजूद रहें। क्या सब आ चुके हैं? और सारे जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही हैं और आपने जो बात कह रही हैं वो घटना वहां शांति बहाल हुए कम से कम 3 से 4 घंटा हो चुका है। घटना 11:30-12 बजे के आसपास पूर्णतः नियंत्रित कर ली गई थी। सारे बंदियों को अपने बैरक में भेज के उनको लॉक कर लिया गया तो था। अभी फिलहाल और उनका स्थिति नियंत्रण में है, आपका कहने का ये मतलब है? स्थिति 11:30 बजे तक नियंत्रण में हो चुकी थी और इस समय तो 4 बजने को आ रहे। लगभग कितने पुलिसकर्मी ऐसे जो घायल हुए हैं? जो मेरी जानकारी है एसपी आपको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन 2-3 पुलिसकर्मियों को पथराव में शायद चोट आने की बात है। शायद एसपी साहब को भी एक पत्थर लगा जो मेरी जानकारी में है। बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने समय दिया, आपने हमसे बातचीत की और तमाम जानकारी भी साझा किया आपने। तो आपको बता दें कि तमाम बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर और साथ ही साथ अब जानकारी ये मिल रही है कि लगातार अब पुलिस की तरफ से जांच जारी है और जो रिपोर्ट है वो भी शासन को सौंपना है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ग्रेटर नोएडा के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में 0 पॉइंट पर पहुंचकर ए.के. शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी नेता पवन त्यागी भी मौजूद थे। दर्जनों गाड़ियों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पवन त्यागी के नेतृत्व में ए.के. शर्मा का फूल माला के साथ स्वागत किया। तो देखिए ए.के. शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और ग्रेटर नोएडा में उनका भव्य स्वागत किया गया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।